सभी बच्चों का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित की नई पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली 9.3 में। आज के इस सेशन में हम इस प्रश्नावली में दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यह प्रश्नावली ठोस आकारों के आयतन यानी कि वॉल्यूम से संबंधित है। तो यहाँ पे हमें ठोस आकारों के जो आयतन के सूत्र होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, वो जानना जरूरी है। आयतन का मतलब है कि कोई भी ठोस आकृति जो है वो कितना स्थान घेरती है, कितना स्थान कवर करती है, या फिर उसके भीतर जो है कितने द्रव की मात्रा रखी जा सकती है, चाहे वो पानी हो, दूध हो, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, उसके अंदर कितना लीटर रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम घनाभ के आयतन की बात करें तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और इसका जो यूनिट होगा, जो इकाई होगी, वो घन में आएगा यानी पावर 3 होगा। अगर मान लिया जाए कि इकाई सेंटीमीटर में दिया है तो घन सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर मीटर में दिया है तो घन मीटर यानी कि मीटर पे पावर 3 हो जाएगा। जिस तरह से क्षेत्रफल में पावर 2 होता है, वर्ग होता है, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, इस तरह से आता है, इसी तरह से आयतन में घन मीटर या घन सेंटीमीटर इत्यादि आ सकता है। और घन का जब आयतन आप निकालेंगे तो घन का आयतन होता है भुजा पे पावर 3। ठीक है, भुजा पे पावर 3, और घन यूनिट होगा, चाहे कोई भी यूनिट हो, उसका घन निकालना है, पावर 3 रखना है। बेलन का जब आयतन आप निकालेंगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें आर जो है उसकी त्रिज्या होगी, इसे 2 बार लिखना है गुना में, और एच उसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। और यहाँ पे कुछ कन्वर्जन दिया गया है, जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब को, या फिर कहें कि 1 घन सेंटीमीटर को हम 1 मिलीलीटर बोलेंगे। ठीक है, और इसी तरह से 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 घन सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब। और इसी तरह से 1 घन मीटर या फिर 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसे लीटर में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना होगा, यानी कि 1 घन मीटर बराबर होगा 1000 लीटर। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। और आइए अब प्रश्नावली में दिए गए सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं। पहला प्रश्न है, आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। यहाँ पे आप एक टैंक देख पा रहे हैं जो बेलनाकार होता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन। ठीक है, तो क्षेत्रफल बेसिकली हम कब निकालेंगे, जब कभी हमें इसके बाहरी पृष्ठ पे कोई काम करना होगा, जैसे प्लास्टर करना हो या फिर इस पे पेंट वगैरह करना हो, तो हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। और आयतन किस स्थिति में निकालेंगे, जब हमसे कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि इसमें जो है कितना लीटर पानी डाला जा सकता है, या फिर इसमें जो रखा हुआ पानी है वो छोटे छोटे कितने दूसरे जो कैन होते हैं या फिर डब्बे होते हैं उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जहां कहीं पे भी इसमें रखे गई द्रव की मात्रा पूछी जाएगी या उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी कैपेसिटी के बारे में पूछी जाएगी, तो हम इसका आयतन निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न क्या है, यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे पानी इसके भीतर रखा जाएगा, इसमें बाहरी सतह से कोई मतलब नहीं है, पृष्ठ से कोई मतलब नहीं है। इसकी कैपेसिटी, इसकी धारिता के बारे में पूछा जा रहा है, तो हमें इसके आयतन की जरूरत होगी कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो यहाँ पे हम आयतन निकालेंगे, बस इतना ही आपको लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा है, इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या। तो इसके लिए जो है इसको प्लास्टर करने में कितना सीमेंट लगेगा, ये तो इसके क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगा कि इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, उसी के आधार पे जो है हमें सीमेंट की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए आयतन नहीं बल्कि इसका क्या निकालना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस केस में इसका निकालना होगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा है, इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। ये एक बड़ा टैंक है,
इससे जो है मान लिया जाए छोटे छोटे टैंकों में आपको पानी क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसमें से और छोटे छोटे टैंकों को भरना है। यहां से पानी इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, इस तरह से कितना टैंक इससे भरा जा सकता है। इसलिए इसमें हमें इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके आयतन, इसके कैपेसिटी की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे भी इसका उत्तर हो जाएगा आयतन। इसके लिए हमें इसका आयतन निकालना होगा। क्लियर है? इसका दूसरा प्रश्न है, बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे दो बेलन दिए गए हैं, जिसमें से ए वाले को अगर आप देखें तो इसका व्यास जो है 7 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दी गई है। बेलन बी का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई इसकी 7 सेंटीमीटर दी गई है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है? बिना कैलकुलेट किए हुए आपको बताना है कि इन दोनों में से एक अंदाजा लगाना है आपको कि दोनों में किसकी कैपेसिटी जो है, यानी कि किसका आयतन अधिक होगा। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। फिर आपको इसका आयतन निकालना भी है दोनों का एक एक करके, और फिर आपको ये जांच भी कर लेना है, सत्यापन भी करना है कि किसका जो आयतन है वो अधिक है। जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसका उत्तर हमें 3 पार्ट में देना है। पहले तो ये कि एक अंदाजा लगा के बताना है कि किसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी और क्यों, इसका कारण भी देना है। उसके बाद हमें दोनों की जो है आयतन निकालनी होगी एक एक करके, और फिर उसका सत्यापन भी करना है, यानी दोनों का आयतन निकालना होगा। और फिर ये भी बताना है कि जिसका आयतन अधिक है क्या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो इसके लिए हमें दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी एक एक करके निकालना होगा, और ये देखना होगा कि जिसका आयतन अधिक है क्या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो हम इसे 3 पार्ट में एक एक करके हल करते हैं। सबसे पहले हम जो पहला बेलन है ए नंबर, इसमें देखिए यहाँ पे इसका व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। बेलन ए की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या को हम रेडियस यानी कि आर से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाता है, त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है, और इसका व्यास हमें 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, व्यास भागा 2 यानी कि 7/2 बराबर 3.5 सेंटीमीटर। यह बेलन ए की त्रिज्या आ गई। यानी यहां से जो यहां तक इसकी त्रिज्या होगी वो कितना होगा, 7 का आधा यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से बेलन बी की जो त्रिज्या होगी, बेलन बी की त्रिज्या या फिर आर बराबर क्या होगा, इसका भी वही होगा, व्यास भागा 2। यहाँ पे व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर दी गई है, यानी 14 भागा 2 बराबर 7 सेंटीमीटर इसकी जो है त्रिज्या यहां से यहां तक होने वाली है। तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न हमसे ये पूछा गया था कि क्या आप परिकलन किए बिना बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है। तो इसके जवाब में हम लिखते हैं हाँ बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम किसका व्यास अधिक होगा इसका अंदाजा लगाने के लिए इस तरह से लिखते हैं कि हाँ, हम इसका परिकलन किए बिना बता सकते हैं कि किसकी जो आयतन है वो अधिक है, क्योंकि बेलन बी की त्रिज्या बेलन ए की त्रिज्या से अधिक है। अतः हमें लगता है कि बेलन बी का जो है आयतन अधिक होगा। ठीक है, और अब हम इसके सत्यापन के लिए दोनों का क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो आयतन निकालने के लिए हम सबसे पहले बेलन ए का आयतन निकालते हैं। जांच करने के लिए, सत्यापन करने के लिए बेलन ए का आयतन बराबर, तो बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हमारा पाई का मान क्या होने वाला है, 22/7। और पहले बेलन की जो हमने त्रिज्या निकाली थी वो कितनी निकल कर आई है, 3.5
5, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3.5 का स्क्वायर यानी कि 3.5 जो है यहाँ पे हम 2 बार लिख लेंगे। कितना बार लिख लेंगे? 2 बार। तो स्क्वायर हो जाएगा। और ऊंचाई जो है, पहले बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी दी गई है? 14 सेंटीमीटर जो है इसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं, जो एच के रूप में होती है। तो यहाँ पे हम 14 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दशमलव भी है 3.5, इसका दशमलव हटाएंगे तो बटा 10 हो जाएगा, और इसका भी दशमलव हटाएंगे तो एक के बाद एक जीरो डालना होगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। अब हम इसे इस तरह से काटेंगे, देखिए 7 कहीं 7, 7 दूना 14। फिर यहाँ पे देखिए 5 से काटते हैं, 5 सते 35, 5 दूना 10, फिर 5 सते 35, 5 दूना 10, और फिर यहाँ पे देखिए 2 से 2 इकाई 2, और 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, यानी 11 दूना 22 यहाँ पे हमारा कट जाता है। और ये वाले 2 से ये वाला 2 भी कट जाता है। तो बचता क्या है? 11, और उधर 7 सते 49। अब 11 में आप 49 से गुना कर लेंगे तो कितना बचेगा? 49 में 11 से गुना करेंगे, 1 9 9, 1 चौके 4, फिर 1 9 9, 1 चौके 4, 9 9 4 13 के 3, बाकी 1 4 1 5, 539 आ रहा है। कितना आ रहा है? 539। और चूंकि ये आयतन निकाल रहे हैं तो आयतन जो है घन सेंटीमीटर होगा, यानी सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्लियर है? ये बेलन ए की जो कैपेसिटी है या आयतन है वो निकल कर आ चुकी है। अब हम बेलन बी का आयतन निकालते हैं। तो बेलन बी का आयतन निकालने के लिए भी सूत्र तो वही होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई के जगह पे 22/7, और जो दूसरे बेलन की त्रिज्या निकल कर आई थी वो कितनी आई थी? 7 सेंटीमीटर निकल कर आई थी। ये देखें आप यहाँ पे फिगर में, इसका व्यास 14 था, जब हमने इसकी त्रिज्या निकाली थी तो कितना निकल के आया था? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम आर स्क्वायर की जगह पे 7 गुना 7 2 बार लिखेंगे, और इसकी ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर ही है, तो गुना 7 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 से 7 को काट देंगे, और अब क्या बचेगा? 22 गुना 49, 7 सते 49, और जब आप 22 में 49 से गुना करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 1078। कितना निकल के आएगा? 1078 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से हमने देखा कि पहला जो बेलन है उसका आयतन निकल के आया है 539 घन सेंटीमीटर, और जो दूसरा बेलन बी है उसका जो आयतन निकल के आया है वो है 1078 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे किसका आयतन आपको ज्यादा दिखा? तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः बेलन बी का आयतन, अतः बेलन बी का आयतन अधिक है, का आयतन अधिक है। तो यहाँ पे सत्यापन भी हो चुका है। अब हमें ये पता करना है कि जिसका आयतन अधिक है क्या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा? तो इसके लिए अब हमें दोनों ही बेलन का एक एक करके पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना होगा। सबसे पहले बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र है वो क्या होता है? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 2 होगा, पाई की जगह पे 22/7। ए का जो त्रिज्या है बेलन ए का वो कितना था? 3.5, और फिर यहाँ पे r प्लस एच का मतलब 3.5, और प्लस ऊंचाई कितनी थी पहले वाले बेलन की? 14 सेंटीमीटर था। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए 2 गुने 22/7, और यहाँ पे 3.5 में इसको हम 35/10 लिख सकते हैं। इसका जब दशमलव आप हटा देंगे तो नीचे 1 पे 1 जीरो आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। और यहाँ पे गुना क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ दें तो 14 3 17.5 हो जाएगा। अब इसका भी दशमलव आप हटाएंगे, है ना? चलिए, इसका दशमलव हटाए तो नीचे 10 आ गया, इसका दशमलव हटाएंगे तो भी 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक ही अंक है। अब इन सबको एक एक करके जो है शॉर्ट करेंगे। देखिए 7 इकाई 7, 7 पचे
35 कैंसिल आउट हो गया। और इसी तरह से देखिए यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 बचे 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से इसको काटते हैं, देखिए 5 एकम 5 और ये 5 इकाई 5, ये दोनों 5 5 भी कट गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 से इसको काटते हैं, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 लेके क्या हो जाएगा 25, 5 बचे 25, 35 है यहाँ पे। और यहाँ पे 2 इकाई 2 और 11 दूना 22। इस तरह से सारा का सारा कटने के बाद क्या बचा है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बचा है 11 गुने 35। और 11 में 35 से गुना करने पे आपको क्या मिलेगा, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 5, 5 3 8 और ये 3, कितना आ जाएगा 385। तो इस तरह से हमारा जो है 385 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। 385 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है बेलन ए का क्षेत्रफल निकल कर आ चुका है। आगे हम इसी तरह से बेलन बी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। क्या होगा, वही 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, तो 2 गुने 22/7। आर यहाँ पे जो है हमारा 7 है तो गुना 7 रहेगा। और उसके बाद आर प्लस एच में आएंगे तो यहाँ पे 7 + 7, ऊंचाई भी 7 है दूसरे बेलन की और उसकी त्रिज्या भी 7 है। तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, 2 गुने 22/7 गुने 7 और यहाँ पे गुने कितना हो जाएगा 7 7 14। तो 7 से 7 को काट दीजिए और ऊपर हो जाएगा यहाँ पे देखिए 22 दूना कितना 44 और 44 में गुना कितना से होगा 14 से। ठीक है, 44 गुना 14। तो यहाँ पे 44 में 14 से आप गुना कीजिए, 4 चौके 16 के 6 बाकी 1, 4 चौके 16 1 17, 1 चौके 4 1 चौके 4, 6 7 4 11 के 1 बाकी 1, 4 1 5 1 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 7 4 11 के 1 बाकी 1, 4 1 5, 5 में 1 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बेलन बी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अधिक है, आयतन अधिक था तो इसका क्षेत्रफल भी क्या रहा है, अधिक आ रहा है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि बेलन बी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बेलन ए के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अधिक है। अतः अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या होता है, अधिक होता है। जिसका आयतन ज्यादा होगा उसका क्षेत्रफल भी ज्यादा होगा। तीसरा प्रश्न है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिसका आयतन 900 घन सेंटीमीटर है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले जो जो इंफॉर्मेशन हमें दिया गया हो उसे जरूर से नोट डाउन करना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे एक घनाभ है, तो एक घनाभ का चित्र इस तरह से पहले आप बनाएं। ठीक है, मान लिया जाए हमारा ये एक घनाभ है, तो इसका आधार कौन सा होगा, ये वाला इसका आधार होगा। इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, मोटा कर लेते हैं। और आधार किसी भी घनाभ का क्या होता है, आयताकार होता है ना। इसमें हमें क्या क्या ज्ञात होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो ये मान लिया जाए इसकी लंबाई है तो ये क्या होगी, उसकी चौड़ाई होगी। ये वाला इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो हमें लंबाई चौड़ाई का जो क्षेत्रफल है वो दिया गया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसके लिए जो हमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो हमें ये बताया गया है कि घनाभ के जो आधार का क्षेत्रफल है वो है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि घनाभ के आधार जो होते हैं वो आयताकार होते हैं और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे L गुना B हमें पता हो चुका है कि लंबाई और चौड़ाई का जो गुणनफल है वो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। प्रश्न में आगे हमें इसका आयतन भी दिया गया है और आयतन में हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें दो चीजें तो पहले से मालूम हो चुकी हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई का जो
गुणनफल है या क्षेत्रफल जो है वो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है और हमें ऊंचाई निकालना है। तो आगे आते हैं, यहाँ पे हमें घनाभ का आयतन बराबर जो सूत्र है वो लिखना है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। आगे हम देखिए क्या कर सकते हैं, घनाभ का आयतन हमें दिया गया है तो और या लिख करके घनाभ का आयतन हमें कितना दिया गया है, 900 घन सेंटीमीटर हमें दिया गया है। तो इसके जगह पे ये लिख लेंगे। और लंबाई गुने चौड़ाई जो है L गुना बी, इसका मान भी हमारे पास पहले से अवेलेबल है, तो इसे हम रिप्लेस कर लेंगे 180 सेंटीमीटर स्क्वायर से और गुना h। यहाँ पे हमें h का ही मान निकालना है यानी ऊंचाई ही निकालनी है, इसलिए h बराबर अब क्या हो जाएगा देखिए, तो h के इक्वल्स टू में क्या है, 900 घन सेंटीमीटर है, 900 घन सेंटीमीटर है और यहाँ पे गुना में है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर 3 बार और यहाँ पे सेंटीमीटर 2 बार है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये 2 बार कैंसिल होगा, 1 बार जो है सेंटीमीटर यहाँ पे बच जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पे और 18 से जो है 18 का टेबल में 18 पचे क्या होता है, 90 होता है, यानी कि इसकी जो हाइट आ चुकी है वो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। अतः यहाँ पे हम लिखेंगे घनाभ की ऊंचाई h बराबर 5 सेंटीमीटर। आंसर क्लियर है। चौथा प्रश्न है, घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर बाई 54 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर हैं, यानी कि इसकी लंबाई है 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 54 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस घनाभ का आयतन निकाल लेंगे और घनाभ का आयतन निकालने के बाद इस छोटे वाले घन का आयतन निकालेंगे और घनाभ के आयतन में इस छोटे वाले घन के आयतन से भाग कर देंगे, तो कितने घन उसके अंदर रखे जा सकते हैं वो हमें पता चल जाएगा। तो इस प्रश्न के हल में सबसे पहले हम घनाभ की जो लंबाई हमें दी गई है वो लिख लेते हैं 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 54 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है हमें 30 सेंटीमीटर दी गई है। सबसे पहले हम इस घनाभ का आयतन निकालेंगे जिसका सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि हो जाएगा हमारा 60 सेंटीमीटर गुना 54 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर। और जब हम इन तीनों को ही गुना कर लेंगे तो 6 या 18, इस पे 2 0 है, 18 में 54 से पहले गुना कर लेते हैं, 54 में 18 से 8 चौके 32 के 2, बाकी 3, 8 पचे 40, 3 43 और यहाँ पे हो जाएगा 1 चौके 4, 1 पचे 5, 2 4 3 7 और 5 4 9, 972 आता है। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया है, 54 में 6 या 18 से किया है, लेकिन यहाँ पे 60 और 30 था तो इसका 1 0 इसका 1 0 यहाँ पे आपको डालना होगा, तो आ जाएगा आपका 97,200 घन सेंटीमीटर। इसमें हमें छोटे छोटे घन रखने हैं और देखना है कि कितना घन इसके अंदर रखा जा सकता है, जिसकी एक भुजा की लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमने यहाँ पे लिखा है छोटे घन की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। और जब किसी घन का आयतन निकालते हैं तो क्या होता है, भुजा पे पावर 3 यानी कि L पे पावर 3 या A पे पावर 3 भी कहीं कहीं पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे भुजा चूंकि हमारी 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर पे पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर और गुना 6 सेंटीमीटर 3 बार लिखना होगा। तो 6 छके 36 और 36 छके होता है 216, कितना होता है 216 और सेंटीमीटर चूंकि 3 बार है तो इस पे घन आ जाएगा यानी कि क्यूब आ जाएगा। तो 216 घन सेंटीमीटर जो है एक छोटे घन की आयतन निकलकर आ चुकी है। अब हमें ये बड़े वाले घनाभ का आयतन मालूम है, छोटे वाले घन का भी आयतन मालूम है, हमें बताना है कि इस बड़े वाले घनाभ के अंदर इस छोटे वाले घन की कितनी संख्या रखी जा सकती है। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले घनाभ के आयतन में भाग दे देंगे छोटे वाले घन के आयतन से। अतः यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुल घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन
भागा एक छोटे घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन हमारा कितना आया था 972 पे 00 घन सेंटीमीटर, और जो एक छोटे घन का आयतन आया था वो आया था 216 घन सेंटीमीटर। तो घन सेंटीमीटर से काट दीजिए, बाकी इसे आप अपने सुविधा के अनुसार जिस तरह से कैंसिल आउट करना चाहते हैं करें। हम 2 से इसे आपको करके दिखाते हैं। जैसे 2 से इसको काटेंगे तो 108 दूना 216 होगा, 2 दहाई 20 लगेगा, 1 बचेगा, 1 पर 6 16, 2 अठी 16 हो जाएगा। 2 से इसको भी अगर आप कट करेंगे तो 2 चौके 8, 1 लेके 17 होगा, तो 2 अठी 16, 1 लेके 12, 2 छके 12, और इस पे 2 0 इस तरह से ऐड करना होगा। फिर इसे आप 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 2 चौके 8 कट जाएगा, और ये जो है 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6 पे 2 0, ठीक है। फिर 2 से इसे काटेंगे, 27 दूना 54 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 इकाई 2, 2 दूना 4, और फिर 2 इकाई 2, 1 लेके हो जाएगा 10, तो 2 पचे 10, और 1 0 बचेगा यहाँ पे, इस तरह से आएगा। आगे इसे और साफ से लिखने के लिए क्या करते हैं, 1 2 1 5 0 रहने देते हैं, और इस पे भागा कितना है 27 है। अब इसमें देखते हैं कि क्या 3 से भाग लगेगा, तो यहाँ पे 1 2 3 3 1 4 5 9, हाँ 3 से ये कट जाएगा क्योंकि इसके अंकों का योग 9 आ रहा है, तो 3 चौके 12। उसके बाद आप 1 उतारेंगे तो भाग नहीं लगेगा, पहले 0 दे करके फिर 5 उतारेंगे, 3 पचे 15, और ये 1 0 उतर जाएगा। यहाँ पे 3 नमा 27, फिर देखिए यहाँ पे 3 तिया 9, और यहाँ पे हो जाएगा 3 इकाई 3, 1 बच जाएगा, 1 पर 0 10, 3 तिया 9, 1 बचेगा, 1 पर 5 15, 3 पचे 15, और ये 0। अब जो है 3 से पूरा ये कट जाएगा, 3 इकाई 3, 3 चौके 12, 1 लेके 15, 3 पचे 15, और ये 0। तो पूरा बेसिक एकदम आपको हमने यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाया, एक एक करके सबको 2 3 से काटने के बाद जो है फाइनली क्या बचता है 450, यानी कि 216 में अगर आप डायरेक्टली भी 450 से गुना करेंगे तो आपका 97,200 आ जाएगा। फाइनली आपको लिख देना है, अतः घनाभ के अंदर कुल 450 जो छोटे घन हैं वो रखे जा सकते हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 5, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.5 घन मीटर और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा जो है बेलन है, और इसका आयतन हमें दिया गया है, इसकी हमें ऊंचाई बतानी है, और जबकि इसका व्यास जो है हमें 140 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसका जो आयतन दिया गया है वो घन मीटर में दिया गया है। दोनों की जो यूनिट है वो अलग अलग है, यानी कि अगर हम व्यास को मीटर में बदल लें तो ज्यादा बेहतर होगा इसे हल करने के लिए। तो सबसे पहले जो बातें हमें यहाँ पे मालूम है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें मालूम है बेलन का जो व्यास है वो दिया गया है, बेलन का व्यास बराबर व्यास जिसको हम डायमीटर बोलते हैं, डी से लिखते हैं, कितना दिया गया है 140 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर हम इसे मीटर में लिखेंगे तो 1.4 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। जब हम इसमें 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1.4 मीटर। और जब हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे, ये जो इसका निकालेंगे, तो त्रिज्या हमेशा क्या होता है व्यास का आधा होता है। तो त्रिज्या यानी जिसे हम r से डिनोट करते हैं बराबर क्या होता है d/2 होता है, मतलब व्यास का आधा होता है, बराबर हो जाएगा 1.4 भागा 2, यानी कि 0 कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14 7, 0.7 मीटर जो है इसकी त्रिज्या यहाँ पे निकल कर आ चुकी है मीटर में। ठीक है, यहाँ पे जो इसका व्यास दिया गया था सेंटीमीटर में दिया गया था 140 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 100 से भाग देने पर 1.4 मीटर। और इस तरह से इसकी जो त्रिज्या r होगी वो उसका भी आधा यानी कि 0.7 मीटर होगा। तो यहाँ पे हमें त्रिज्या मालूम हो चुकी है, ऊंचाई हमें यहाँ पे निकालना है, h यहाँ पे हमें क्या करना है ज्ञात करना है, ऊंचाई जो है इसकी हमें बतानी है। ठीक है, हमें यहाँ पे एक और चीज दिया गया है, बेलन का जो आयतन है वो हमें बताया गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर
बेलन का आयतन बराबर क्या होता है इसका सूत्र, पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का आयतन साफ साफ हमें लिखा गया है कि 1.54 घन मीटर जो है हमें दिया गया है। तो बेलन के आयतन के जगह पे ये लिख लें आप, पाई आर स्क्वायर एच के जगह पे क्या होगा, पाई को रिप्लेस करेंगे 22/7 से। आर स्क्वायर का मतलब होगा यहाँ पे 0.7 गुना 0.7 दो बार, और चूंकि ऊंचाई हमें निकालनी ही है तो गुना एच एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पे इस दशमलव को हटाएंगे तो 1 पे 1 0 यानी कि बटा 10, और यहाँ पे भी हटाएंगे तो 1 पे 1 0 यानी कि 1/10। 1 0 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है। अब यहाँ पे देखिए 7 से 1 7 जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से जो है इसी तरह से 2 से 11 बार में 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 5 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे, या हम लिख सकते हैं 1.54 बराबर, ऊपर में क्या हो जाएगा 11 सते 77 गुना एच। ठीक है, 11 सते 77 गुना एच, और नीचे क्या हो जाएगा 5 दहाइए 50। ठीक है, ये आ चुका है। अगर हम यहाँ पे तिर्यक गुणन का यूज करें तो हम लिख सकते हैं 77H बराबर 77H, ये गुना होके 77H, इसके नीचे एक छुपा है तो इतना ही रह जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1.54, और ये गुना हो जाएगा किसके साथ में, 50 के साथ में। इसलिए अब हम H का मान यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। तो H बराबर क्या हो जाएगा 1.54 गुने 50, और ये जो गुना में 77 है उधर जाके क्या हो जाएगा भागा में 77। ठीक है, यहाँ पे जब हम इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना से गुना करना पड़ेगा 100 से, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पे कितने अंक हैं 2 अंक हैं, और 77 से ये जो है 2 बार में 154 क्या होगा कट जाएगा। 77 दूना 154 होता है, 2 सते 14 के 4 बाकी 1, 2 सते 14 1 15, और यहाँ से 1 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, ये भी कट गया, और अब 2 इकाई 2, 2 इकाई 2 भी कट जाएगा, कुछ नहीं बचा 1/1 यानी कि केवल 1 बचा है। तो यही 1 मीटर जो है इसकी ऊंचाई होगी। अतः हम क्या लिखेंगे, अतः बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई H बराबर 1 मीटर। आंसर क्लियर है। प्रश्न संख्या 6 है, एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक टैंकर है और ये बेलन के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर है। इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, वो 1.5 मीटर है, और इसकी जो लंबाई है, लंबाई यहाँ से पूरा यहाँ तक कितना है 7 मीटर है ये लंबा, और इसकी जो यहाँ पे तल है या फिर इसका जो ऊपरी भाग है वो क्या है, इसकी त्रिज्या जो है 1.5 मीटर है। तो हमें बताना है इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा, वो भी लीटर में। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले ये जो बेलनाकार टैंक है इसे हम इस तरह से खड़ा कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं, जिससे कि हमें समझने में आसानी हो। हमें दिया क्या गया है कि जो बेलनाकार जो टैंकर है उसकी त्रिज्या 1.5 मीटर है, और इसकी जो ऊंचाई, लंबाई का मतलब यहाँ पे क्या होगा ऊंचाई ही होगा, जो कि है 7 मीटर। तो इसमें कितना लीटर दूध जो है आएगा ये हमें बताना है, यानी कि इसका आयतन निकालना है। तो टैंक का जो आयतन होगा वो बेलन के आयतन के हिसाब से निकाला जाएगा, क्योंकि ये जो टैंक है वो बेलनाकार है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे पाई को रिप्लेस करेंगे 22/7 से, आर यानी कि यहाँ पे जो त्रिज्या हमें दी गई है 1.5 और स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये 2 बार हमें लिख देना होगा, और ऊंचाई भी हमें ज्ञात है 7 मीटर, तो यहाँ पे गुना 7 भी आप लिख लेंगे। आगे यहाँ पे देखिए क्या होगा,
1.5 को जब यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो 1 पे 1 0, यहाँ पे भी दशमलव हटाएंगे तो 1 पे 1 0 आ जाएगा। इसे और छोटा करते हैं, 7 से 7 को काट देते हैं और 5 से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूना 10, फिर 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 2 इकाई 2 और यहाँ पे 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, यानी कि 11 बार में 22 यहाँ पे कट जाएगा। तो अब आगे हमारे पास क्या बचा, 11 गुने 3 तिया 9 और भागा 2। ठीक है, ऊपर से हमारे पास रह गया 11 और गुने 3 तिया 9 और भागा यहाँ पे सिर्फ 2 बचा है। 11 नवा होता है 99 और भागा 2 करेंगे तो आ जाएगा कितना, देखिए 2 चौके 8, 1 बच गया, 1 पर 9 19, 2 नमा 18, 1 बचेगा दशमलव देंगे, 1 पे 1 0, 2 बचे 10, कितना आ गया 49.5 घन मीटर इसकी जो है आयतन निकल के आई है। अब इस आयतन को हमें चूंकि लीटर में निकालना है तो लीटर में बदलने के लिए एक सूत्र होता है कि 1 घन मीटर जो है हमारा कितने के बराबर होता है, 1 घन मीटर जो है आयतन वो 1000 लीटर के बराबर होता है। ये हमारा एक सूत्र होता है जो यूनिट टू यूनिट आप चेंज कर सकते हैं, 1 घन मीटर को 1000 लीटर में। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल आयतन है वह है 49.5 घन मीटर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए टैंक में दूध की मात्रा लीटर में कितना हो जाएगा, हमारे पास है 49.5 घन मीटर। तो इसको अगर लीटर में बदलेंगे तो इसमें गुना हमारा कितना से हो जाएगा, 1000 से गुना होगा और इतना लीटर के ये बराबर होगा। जब आप इसमें गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 9 5 पे 2 0, 1 0 कम हो जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है। जब इसमें गुना करेंगे हम तो 3 0 आता है, लेकिन 1 0 के बाद दाहिने साइड से आपको क्या करना पड़ेगा, दशमलव डालना पड़ेगा। तो कुल मिला के आ जाएगा 49,500 लीटर। इतने दूध जो है उसमें डाला जा सकता है। समझ में आ रहा है? देखिए 49.5 में जब हम 1000 से गुना करेंगे तो बिना गुना किए पहले हम लोग क्या करते हैं, बिना दशमलव देखे 495 पे 3 0 डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है तो दाएं साइड से यहाँ पे दशमलव 1 अंक के पहले आपको डाल देना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस तरह से हो जाएगा 49,500 लीटर। क्लियर है? प्रश्न संख्या 7 है, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए, यानी किनारा मतलब भुजा, किसी घन के भुजा को अगर दुगना कर दिया जाए तो पहला इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी और दूसरा आपको बताना है कि इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी। तो यहां हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि घन का किनारा या भुजा बराबर x इकाई मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें पहली स्थिति में क्या करना है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी ये बताना है। तो सबसे पहले हम घन का जो है नॉर्मली जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो निकाल लेते हैं। तो घन का जो वास्तविक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर या फिर 6L स्क्वायर हम लोग भी लिखते हैं इसे। तो यहाँ पे हमारा भुजा क्या है, x है, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे चूंकि भुजा की लंबाई हमारा x है तो 6 गुने भुजा स्क्वायर यानी कि 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, किनारा को दुगना, किनारा यानी कि भुजा को दुगुना करने पर ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फिर से 6L स्क्वायर हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे अब क्या हो चुका है, हमारा 6 गुना हमारी जो भुजा है वो x की क्या हो चुकी है, दुगुनी हो चुकी है, डबल हो चुका है। तो x का डबल क्या होगा, 2x, और इसका स्क्वायर हमें करना होगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुने और 2x स्क्वायर का मतलब होगा 2 दूना 4x स्क्वायर, और ओवरऑल कितना हो जाएगा, 6 चौके 24x स्क्वायर। यानी कि जब हम इसके भुजा को दुगना कर दिए, x से 2x कर दिए, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आया वो कितना हो जाएगा, 24x स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो वास्तविक स्थिति में जो पहली वाली स्थिति थी उसमें 6x स्क्वायर है, और अब दुगना करने पे 24x स्क्वायर है। तो कितना गुना बढ़ गया, तो लिखेंगे वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, 24x स्क्वायर अब हो चुका है, इसमें भाग दे देते हैं पहले वाली स्थिति से 6x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर से कट गया, 6 चौके 24, यानी कि 4 गुना जो है वृद्धि हो चुकी है। कितना वृद्धि हुआ है, 4 गुना। जब हम किसी घन के भुजा को दुगना कर देंगे तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। और इसी में दूसरा प्रश्न भी दिया गया है। तो ये हमारा पहला नंबर यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब इसी में जो दूसरा नंबर है वो क्या कहता है, देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है कि इसके आयतन में कितना गुना वृद्धि होगी। तो हमें पहली स्थिति के हिसाब से पहले आयतन निकालना होगा, यानी कि घन का पहली स्थिति में आयतन बराबर, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा पे पावर 3, है ना। भुजा पे पावर क्या होता है, 3, यानी कि यहाँ पे हमारा भुजा क्या है, x, तो x पे पावर 3 हो जाएगा। इकाई दिया नहीं गया है तो बस इतना ही रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके घन की जो भुजा है उसको दुगना करने के बाद भुजा या फिर कहें कि किनारा को दुगुना करने पर घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा पे पावर 3, तो यहाँ पे अब हमारी भुजा दुगनी करने पर x का दुगना क्या आ जाएगा, 2x, और इस पे पावर 3, यानी कि 2x गुने 2x कितना बार लिखना पड़ेगा, हमने 3 बार लिखना पड़ेगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, और x पे पावर क्या हो जाएगा, 3, यानी कि घन x 8, यानी कि 8 घन x जो है इसकी आयतन निकल के आ जाएगी। और इस तरह से इसमें जो वृद्धि निकल के आया है, आयतन में जो वृद्धि हुई है, इसलिए आयतन में वृद्धि बराबर अभी कितना आ गया है, 8x पे पावर 3 आया है। पहले कितना था, x पे पावर 3 था केवल, तो x पे पावर 3 कट जाएगा, बराबर 8 गुना निकल के आएगा। ठीक है, यानी कि अगर किसी घन की जो भुजा है उसको अगर दुगना कर दिया जाए तो उसके आयतन में 8 गुना की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है। चलिए, तो इस तरह से उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 गुना वृद्धि हुई और आयतन में जो है 8 गुना वृद्धि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8वां प्रश्न है, एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। एक कुंड है और इसके अंदर जो है 60 लीटर 1 मिनट में पानी से इसे जो है भरा जा रहा है। यदि कुंड का आयतन, इसकी जो फुल कैपेसिटी है वो 108 घन मीटर है, तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। हमें इसकी कैपेसिटी दी गई है, प्रति मिनट जो इसमें जो पानी भरा जा रहा है उसकी मात्रा दी गई है। हमें केवल यहाँ पे समय बताना है कि इस कुंड को भरने में कितना समय लगेगा। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। काफी आसान है। यहाँ पे
इसकी जो बनावट है कुंड की कैसी है वो नहीं बताई गई है कि घनाकार है या घनावाकार है या बेलनाकार है। सिर्फ हमें इसका आयतन दिया गया है। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 108 घन मीटर। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। तो हम क्या करेंगे, इसके आधार पे 108 घन मीटर को 1000 से गुना करके इसे लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि आ जाएगा 108 पे 3 0। ठीक है, देखिए 108 में गुना हो रहा है 1000 से, तो 108 पे ये 30 क्या होगा, आ जाएगा। कुल मिला के इतना लीटर जो है कुंड में भरा जाना है। और अभी हमें ये भी बताया गया है कि 1 मिनट में 60 लीटर पानी जो है इसमें भर रहा है, और हमें भरना टोटल कितना है, 1,08,000 लीटर इसमें जो है पानी हमें भरना है। तो आगे हम जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी के आधार पे यूनिटरी मेथड से कर लेते हैं, यानी कि एक एक नियम से बना लेते हैं। चूंकि यहां पे लिखेंगे 60 लीटर पानी भरने में 1 मिनट लगता है, 1 मिनट लगता है, इसलिए 1 लीटर पानी भरने में कितना लगेगा, 1/60 मिनट लगेगा। ठीक है ना। और हमारा जो टोटल पानी है वो कितना है, इसलिए 1,08,000 लीटर पानी भरने में जो है हमें समय लगेगा 1/60 गुने 1,08,000 में गुना करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 को काट दिए, 1 0 को। अब 6 से इसको काटिए तो 6 से ये कट जाता है, 6 इकाई 6 और 4 बच जाएगा, 4 पर 8 48, 6 8 48 और इस पे 2 0, यानी कि 6 से जो है ये 1800 बार में कट जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो है इसे भरने में 1800 मिनट लगेंगे। ये हमारा मिनट में निकल के आ चुका है कि इतना मिनट लगेगा। इसे अगर आप घंटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 1 घंटा में जो है 60 मिनट होता है, तो 1800 में जब हम 60 से भागा दे देंगे तो ये हमारा घंटा निकल के आ जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, 6 इकाई 6, 6 तिया 18 और उस पे 1 0 जो बच रहा है वो डाल दीजिए। इस प्रकार जो है कुल मिला के आ जाता है 30 घंटा। अतः कुंड को भरने में कितना समय लगेगा, 30 घंटे लगेंगे। आई होप कि आपने ये सारे के सारे प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया होगा। वीडियो लेसन पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।